दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है ये है पोचिंग के बारे में, यानी कि अवैध शिकार के बारे में जंगलों में जो होता है। अभी बहुत बड़ा शिकार का खेप यानी कि बहुत सारा जखीरा अवैध शिकार का बरामद हुआ है पलामू में। और ये कैसे सिस्टम चलता है, एक बार और मैंने पॉडकास्ट बनाया था पोचिंग के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ी सफलता मिली है WCCB को, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये वो एजेंसी है जिसका कि गठन किया गया था 2007 में। ये पोचिंग को रोकने के लिए बहुत मेहनत करती है एजेंसी, और इसका क्या रोल है, कैसे इतनी बड़ी सफलता मिली और कैसे पोचर्स काम करते हैं, ये मैं आपको दोबारा बताता हूँ एक अवेयरनेस के लिए। पिछली बार जब मैंने पोचिंग का वीडियो बनाया था, पॉडकास्ट, सबको पसंद आया था। करीब 37,000 के आसपास व्यू हैं उसमें। लेकिन कुछ लोगों ने एक दो कमेंट आए थे कि आप पोचिंग करना सिखा रहे हो। तो मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं कि जो पोचर्स हैं ना, उनको अपना काम बेहतर तरीके से पता है। मैं अगर कोई आपको अवेयरनेस के लिए चीज़ बता रहा हूं तो ये पोचिंग करना सिखाना नहीं, पोचिंग को कैसे रोकना है। और कभी पोचर्स को पहचानने की नौबत आए, आपको आइडिया लगे, तो आप फॉरेस्ट वालों को या पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर सको, उसके लिए थोड़ी सी अवेयरनेस है। खैर, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हर वक्त हर चीज़ में कुछ ना कुछ बोलते हैं। 100% लोग पॉजिटिव हों, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ये जो पोचिंग है, यानी कि अवैध शिकार, और ये शिकार जो होता था, जिसके चलते हम बोलते हैं कि हमारे देश के जानवर खत्म हो गए। पहले राजा महाराजाओं ने शिकार किया, शिकारियों ने, भारतीय शिकारियों ने शिकार किया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने बेतहाशा शिकार किया, ऐसे करके जानवर खत्म हो गए। तो क्या वो शिकार और ये अवैध शिकार एक ही है या ये अलग है? तो दोस्तों, पोचिंग बोलते हैं अवैध शिकार को, पोचर्स जो बोलते हैं अवैध शिकारी। और वो जो शिकार था वो पोचिंग नहीं थी, वो थी हंटिंग। चाहे जो राजा महाराजाओं ने किया पुराने ज़माने से, आखेट भी बोलते थे हिंदी में, और अंग्रेज़ों के टाइम पे उसको बिग गेम, स्मॉल गेम बोलने लगे। मुग़ल बादशाहों ने भी शिकार किया। मैंने पहले आपको बताया कि चीता जो अभी चीता वापस लाया गया, पहले नामीबिया से, फिर केन्या से, अब शायद बोत्सवाना से आ रहे हैं। तो अकबर बादशाह के पास 1000 चीता थे, जो कि जिनका इस्तेमाल किया जाता था ब्लैक बक, चिंकारा, नीलगाय, इस तरह के जानवरों को मारने के लिए। वो ट्रेंड चीता थे। उनको छोड़ दिया जाता था जब वो पूरी टीम जाती थी, बादशाह की पूरी टीम अच्छी खासी कैंपिंग होती थी, जंगलों में महल होते थे, उनमें रुकते थे, एक एक महीना शिकार करते थे, जानवर को घेर लिया जाता था, चीते छोड़े जाते थे। चीते पकड़ के, क्योंकि बंदूक से निशाना लगाना है, काफ़ी दिक्कत है, चीते पकड़ के उसको गिराएगा, तब तक में राजा के दूसरे शिकारी या बादशाह के दूसरे शिकारी पहुंच जाएंगे और उसको अपने कब्जे में ले लेंगे। फिर उस चीता के आंखों में पट्टी बांध दी जाएगी। इसी तरीके से अंग्रेजों ने भी चीता का इस्तेमाल किया और चीते का नाम रखा था हंटिंग लेपर्ड। इस बारे में मैं एक नाइट ड्राइव की वीडियो में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। तो वो था एक शौक, गेम, मनोरंजन का साधन शिकार करने का। किसी राजा महाराजा के यहाँ दूसरे राजा महाराजा आते थे तो वो उनको, जैसे आज आपके घर में कोई गेस्ट आएगा तो आप सफारी के लिए लेके जाएंगे, वो उनको शिकार पे लेके जाते थे। तो ये था शिकार राजा महाराजा के ज़माने पे, रसूख वाले लोगों का शिकार, बड़े लेवल पे शिकार होता था। फिर मुग़ल बादशाहों का शिकार, और उसके बाद अंग्रेज़ों का शिकार। अंग्रेज़ों ने और ज़्यादा बड़े लेवल पे किया, उनके पास में राइफ़ल वगैरह आ गई थी तो और ज़्यादा बेतहाशा किया। और जो लोकल लोगों का शिकार था, छिपा हुआ छोटा शिकार, तीर कमान से या छिप के कर लिया, ये सारे शिकार थे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। राजा महाराजा के शिकार थे ट्रॉफी हंटिंग के लिए, अंग्रेज़ों के भी, कि उसकी खाल को वो डेकोरेट करते थे, डेकोरेशन का सामान बिछाने के काम में, या मसाला भर के डमी खड़ी कर दी अपने ड्राइंग रूम में, या फिर उसे बेच भी देते थे। ये सब थी ट्रॉफी हंटिंग, ये था शिकार। ये जो पोचिंग होती है, ये है अवैध शिकार। ये ट्रॉफी हंटिंग के लिए नहीं होती, ये होती है टाइगर के अंगों का व्यापार, उसकी खाल का व्यापार। खाल भी जाती है, अगर जैसे बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है टाइगर के अंगों का, हर अंग का, हर पदार्थ का, यानी कि उसके मूंछ का बाल, टाइगर की स्किन, और टाइगर का नाखून, टाइगर का दांत, टाइगर की पूंछ का बाल, और उसके ब्लड, उसका मांस, उसका मल,
उसका यूरिन, ये सब, और उसकी हड्डियों का पाउडर, ये सब इस्तेमाल होता है चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन में। डिफरेंट मेडिसिन बनती हैं, कुछ वाइटलिटी के लिए होती हैं, कुछ हड्डियों की बीमारी ठीक करने की होती है, डिफरेंट ऐसी ऐसी होती हैं, जो कि पूरी तरह से एक अंधविश्वास है। बेवजह टाइगर की जान जा रही, वो किसी काम की नहीं है। वो हड्डियाँ, जो हड्डियों का चूरन है बना के डालते हैं दवाइयों में, सोने से भी महंगे भाव पे बिकती है टाइगर की हड्डी। सोने का जो भी रेट है उससे कई गुना ज़्यादा। अगर, जाहिर सी बात है मेरे वीडियो चाइना में तो नहीं देखे जाते होंगे, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, कहीं से बात पहुँचे, बहुत सारे लोग जाते हैं, धीरे धीरे कोई बात बोली जाए तो उसका असर होता है, लोगों को समझ में आता है। एक बार आप कंपोजिशन देख लो हड्डियों का, टाइगर की हड्डी देख लो, सांबर डियर की हड्डी देख लो, क्या कंपोजिशन है। कैल्शियम फॉस्फेट ऐसा कुछ होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ पानी होता है। परसेंटेज 10% का भी फर्क नहीं है टाइगर और सांबर डियर में। तो वो टाइगर की हड्डी इतने महंगे लोग खरीद के डालते हैं। जब आप सोचो, जब चीज़ वही है साइंटिफिक रीजन से, जिसका कंपोजिशन सेम है, दवाई में डालने का मतलब तो फिर केमिकल हो गया ना। सॉल्ट डाले जाते हैं ना दवाई में, कोई भी, चाहे आयुर्वेद की दवाई बन रही है तो उसमें भी जो पदार्थ डाले जा रहे हैं, अगर आप, मैंने तो बीएससी बायोलॉजी की है, मुझे ऐसा कोई मेडिकल साइंस का नॉलेज नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टूड सी बात है कि दवाइयाँ जो होती हैं वो एक केमिकल की तरह से इस्तेमाल की जाती है, सॉल्ट की तरह से, कि इसमें कौन सा सॉल्ट है, उनके जो तत्व होते हैं वो फायदे करते हैं। तो अगर उस मेडिसिन में आप पाउडर डाल रहे हो टाइगर की हड्डी का, तो एक बार आप टाइगर की हड्डी और हिरण की हड्डी के बीच का फर्क देख लो, किस चीज़ से बनी है वो। तो जो सॉल्ट है वो, अगर कैल्शियम फॉस्फेट है तो कैल्शियम फॉस्फेट है, अगर उसमें प्रोटीन है, अगर उसमें पानी है, तो वो सारे, हर चीज़ एक तत्व हो गई। तो वो किसी भी चीज़ की हड्डी डालोगे तो आपको वही तत्व मिल जाएगा उसमें। उसके लिए इतने पैसे खर्च करते हो आप, ये मेरा संदेश है उन लोगों के लिए जो कि खरीदते हैं। किसी काम का नहीं। आप जरा सा किसी को साइंटिफिक रीजन से तो देखो। अगर आप टाइगर के यूरिन को डाल रहे हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप यूरिन डाल रहे हो, उसके लिए टाइगर को मारना नहीं पड़ता। टाइगर का यूरिन चाइना में मैंने पढ़ा था कहीं पे कि जू में लाइन लगती है और बोतलों में भर भर के लोग खरीदते हैं। वो चलिए ठीक है कि वो आपका विश्वास है। जिसके लिए जानवर नहीं मर रहा उस बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है। जिसमें जानवर वो वेस्ट हो रहा था, आपने इस्तेमाल कर लिया, अच्छी बात है, वो पैसा दिया जू में खर्च में, उसके वेलफेयर के लिए काम में आएगा। टाइगर के मल में भी कोई दिक्कत नहीं। जिसके लिए टाइगर को मारा जाता है, जरा आप देखो तो हड्डी जो डाल रहे हो क्या फ़र्क है उसके अंदर। हाथी को मार रहे हैं पोचिंग में, हाथी भी शामिल है, गेंडा भी शामिल है। हाथी को आप मार रहे हो उसके हाथी दांत के लिए। हाथी दांत दांत है, हड्डी हड्डी है, फ़र्क है दोनों के। क्योंकि हाथी की हड्डी के अंदर बोन मैरो होता है, दांत के अंदर बोन मैरो नहीं है। हाथी के दांत में वो ग्रोथ वाले स्केल्स बने होते हैं, जैसे पेड़ के अंदर स्केल्स बने होते हैं ना। अगर आप पेड़ को काट दोगे तो आप उसकी उम्र का पता लगा सकते हैं, उसके अंदर के जो चक्कर बने होते हैं कि हर साल एक बार ग्रोथ होगी तो उसका चक्कर होगा। ऐसी ही स्केल्स होती हैं हाथी के दांत के अंदर भी। हाथी के दांत के आभूषण बनाना और इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुझे लगता नहीं दवाई के लिए किया जाता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे मैंने कहीं सुना था कि लोग हड्डियों पे भी वैसी ही आकृति उकेर देते हैं मरे जानवर की हड्डी पे, और बिल्कुल वैसा ही शाइन पॉलिश वॉलिश करके बिल्कुल वैसा ही लगता है। वजन का फ़र्क हो सकता है, हाथी दांत भारी है और ये हड्डी थोड़ी उसके कंपैरिजन में हल्की होगी, लेकिन उसके लिए इतने बड़े जानवर की जान ले लेना। और गेंडे का जो सींग होता है, वो जिस चीज़ से हमारे बाल बने होते हैं, केराटिन और भी कुछ होता होगा, उसी चीज़ से उसका वो बनता है। एक तरह से बाल का गुच्छा ही समझ लीजिए जो कि ठोस हो गया है। उसको काटने के लिए उसका भी प्रयोग दवाइयों में होता है। तो ये है अवैध शिकार, जो पोचिंग जिसको मैं बोल रहा हूँ। और जो कहीं गांव वाला छुप के शिकार कर रहा है कि जंगली सुअर मार दे रहा है, हिरण मार दे रहा है, वो भी पोचर है, क्योंकि वो छुप के अवैध शिकार करने जा रहा है। शिकारी वो था, हंटर, जो कि परमिट लेके, या जब तक परमिट की ज़रूरत नहीं थी वैसे जाता था, ओपनली सब काम करता था, ओपनली गाड़ी में उसको लेके आता था, दुनिया देख लेती थी। ये दबे छुपे कदमों से जाता है अवैध शिकारी, क्योंकि वो अवैध है। तो ये होता है पोचर। अब सवाल ये उठता है कि जो, अच्छा, अभी जो पकड़ा गया, जिसके बारे में मैं आऊँगा, पलामू में, तो जब पलामू में पकड़ा गया तो मालूम चला कि ये सिर्फ चाइना, वियतनाम और ये कंट्रीज़ में ही नहीं है कनेक्शन, यूरोप से भी कनेक्शन है। क्योंकि
जो पकड़ा गया, मैं उसका डिटेल आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन वहाँ पे सांप का जहर भी मिला है जिसकी कीमत करीब करीब 80 करोड़ है। और जो बॉटल मिली उस पर टैग लगा है फ्रांस का। यानी कि तार सिर्फ चाइना वियतनाम से नहीं जुड़े हुए हैं, तार जुड़े हुए हैं यूरोप से भी। अब वो जो वहाँ के अवैध शिकारी पोचर्स हैं या जो फाइनेंसर्स हैं, वो इंडिया में बैठ के कैसे वारदात कर लेते हैं? वो इस तरीके से कर लेते हैं कि वो खुद आते ही नहीं हैं। वो जो गांव के लेवल पे छोटे छोटे शिकारी हैं जो कि आसपास रहते हैं, उनको बरगलाते हैं, उनको ऑफर देते हैं। ये जो मैं बात बोल रहा था, ये अवेयरनेस की बात है कि ये सिखाना नहीं, वो सीखे तो पहले से हुए हैं। अगर नहीं है तो इतने बड़े लेवल पे आज भारत उन गिने चुने देशों में है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शिकार होता है, अवैध शिकार, पोचिंग। इतने मॉडर्न ज़माने के बाद जब हम सोचते हैं कि अब तो शिकार बंद हो चुका है, पोचिंग बंद हो चुकी है, बंद कुछ नहीं हुई है। कैसे हो जाता है? इतना मीडिया, इतना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इतना पुलिस डिपार्टमेंट, फिर कैसे हो जाता है? तो जो गांव के आसपास के जो शिकारी होते हैं, जिनको आइडिया होता है, कई तो परंपरागत शिकारी हैं जो पहले से करते आ रहे थे, अब शिकार पे बैन लग गया, छुप के करना चाहते हैं, तो उनको जो बाहर बैठे हुए जो फाइनेंसर हैं, जो ये शिकार करवाना चाहते हैं, उनके बीच में एक मिडिल मैन भी होता है। तो इसका वर्ड्स ऐसे होते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले होता है कलेक्टर। कलेक्टर मतलब वो IAS, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर नहीं, जो कलेक्ट करते हैं ये सारा सामान, इनका जो अवैध शिकार का शिकार करते हैं, फिर खाल या दांत वगैरह कलेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं कलेक्टर। उसके बाद नंबर 2 पे होता है कनेक्टर, जो उनको कनेक्ट कराता है, मिडिल मैन। उसके बाद तीसरा होता है ट्रांसपोर्टर। उसके बाद होता है फाइनेंसर। इनका जो एक नेटवर्क होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। अवेयरनेस से फ़ायदा कैसे है मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा बहुत तो फ़ायदा है, बाकी तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ना ही हम अथॉरिटी हैं, ना ही हमें अधिकार है, और ना ही हमें करना चाहिए डायरेक्ट एक्शन। लेकिन हम कैसे हेल्प कर सकते हैं थोड़ा बहुत, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि कलेक्टर क्या होते हैं कि जो शिकार के परंपरागत तरीके से जो उनका जो तरीका था, जैसे कि एक तरीका होता था पहले, जिस तरीके से जैसे खेड़ा टेक्निक से हाथी फंसाते थे, तो वो उसमें बड़ी बड़ी बल्लियाँ लगाते थे, और वो मैंने एलिफेंट सफारी वाले वीडियो में बताया था अपने। और उसमें एक तरफ से हाका करते थे, दूसरी तरफ हाथी फंस जाते थे और उनको कैप्चर कर लेते थे। बहुत बड़े लेवल पे होता था, और उसमें अंग्रेज लोग आते थे इसके देखने के लिए, टूरिस्ट भी होते थे, और वो दूर दूर मचान बनाए जाते थे ताकि वो देख पाए। उसका छोटा रूप होता था गड्ढा टेक्निक, कि उसमें गड्ढा कर दिया, ऊपर से झाड़ियाँ डाल दी, मिट्टी डाल दी, वहाँ हाथी को हाँका गया, वो गड्ढे में गिर जाएगा और पकड़ लिया जाएगा। ये थी उन लोगों की टेक्निक जो कि जंगलों के आसपास रहते थे, या परंपरागत तरीके से जो कुछ जनजातियाँ थी जो इसमें काम करती थी। अब आज के ज़माने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्टिव है। वो ऐसी किस ना तो कोई गड्ढा खोद पाएगा, और जैसे कि टूरिस्ट भी जंगल में जाते हैं, तो इस तरह से अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो गड्ढा खोदने की, भले ही कोर एरिया में सफारी नहीं होती, टूरिस्ट एरिया में होती है, मान लो वो अवैध शिकारी कोर एरिया में पहुंच गए, तो कुदाल चला के गड्ढा खोदेंगे तो आवाज़ आएगी, समझ में आ जाएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बड़े बड़े कैमरे भी लगाए होते हैं। तो इस टेक्निक से नहीं कर सकते शिकार। अवैध शिकार तो होता है, तभी तो जखीरा पकड़ा गया। वो तरीका संभव नहीं है। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऐप दी होती है। मैं अभी रिसेंटली हल्दू पड़ाव गया था रुकने, नाइट हॉल्ट किया था मैंने हल्दू पड़ाव में, लेकिन बदकिस्मती से लाइफ में पहली बार हुआ कि मेरे से पूरी फाइल डिलीट हो गई। वो फ़ोन की मेमोरी खाली करने के चलते गलती से मैंने रिसेंट वाला फ़ोल्डर, मुझे नहीं मालूम था कि वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, हर चीज़ एक सबक होती है लाइफ में। तो वहाँ जो मैं फॉरेस्ट गार्ड से मिला, तो उन्होंने बताया कि वो आज 21 किलोमीटर ट्रैक करके आए हैं। तो उनको GPS लोकेशन दी गई है। वो जहाँ जहाँ ट्रैक करने जाएंगे, फिर जब नेटवर्क में आएंगे, अपने हेड ऑफिस जाएंगे, तो उनका जब वो मेमोरी कार्ड या जो भी उसमें है अटैच करेंगे, तो उनकी पूरी लोकेशन, वो कहाँ कहाँ ट्रैक करके आए हैं, हेड ऑफिस को ही मिल जाएगी। तो उनका काम क्या होता है? ऐसे एंटी पोचिंग स्क्वाड होते हैं, उनका काम ये होता है कि जगह जगह जाके चेक करना। क्योंकि जो पोचर्स होते हैं, वो जो कलेक्टर्स होते हैं, जिनको प्राइमरी लेवल पे बहुत कम पैसे दे के इंगेज किया जाता है, वो जो कनेक्टर है, मिडिल मैन है, वो 1,000 रुपये दे रहा होगा, 2,000 रुपये दे रहा होगा, और पहले पहले वो डायरेक्टली उन पे भरोसा नहीं करते। वो उनको काम देते हैं कि पगमार्क पता करके बताओ कि टाइगर कहाँ है, छोटे काम।
फिर उनको वॉच करते हैं कि 4-6 महीने देख लिया कि ये आगे खबर पास लीक नहीं कर रहा है, फिर वो उनको काम देते हैं कि भाई तुम एक टाइगर मार दो, तुमको इतने 10-20 हज़ार 50 हज़ार दे दिए। वो जंगल के अंदर घूमते रहते हैं और कोई दूसरा वेश भी धरे रहते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको हर किसी पे शक करना है, लेकिन जो मोडस ऑपरेंडी होता है उनका मैं बता रहा हूँ। तो कभी शक करने की नौबत हो तो आप थोड़ा सा वॉच कर सकते हो, लेकिन हर किसी पे नहीं। वो कुछ दूसरा सामान बेचने के लिए, मैं सामान का नाम नहीं बोलूँगा, नहीं तो स्पेसिफिक आप का किसी पे शक हो जाएगा। हमें कोई अधिकार नहीं कि हम किसी एक ही चश्मे में सारे लोगों को देखें, लेकिन वो कुछ दूसरा काम करते हैं दिन भर जंगल के आसपास, कुछ सामान बेचना, कुछ भी बेचना, और बीच बीच में उनका जंगल आना जाना रहता है और निगाह रखे रहते हैं। इन बिटवीन उनको दिख जाता है टाइगर का मारा हुआ शिकार। पंजों के निशान वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहचानते हैं। कितने दिन पुराना निशान है ये भी बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। टाइगर किस डायरेक्शन में गया है उनको मालूम है। उसके बाद वहाँ पे वो वाटर पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि जनरली टाइगर शिकार खाने के बाद वापस लौटता है, और वो टाइगर जो कि जिसके ऊपर गोली चल चुकी होती है मचान के ऊपर से, ऐसा कुछ, वो दोबारा नहीं लौटता। वो एक बार खाता है, उसे मालूम है कि दोबारा मैं आऊँगा तो नहीं, मैं पकड़ा जाऊँगा, तो वो नहीं आता। कोई कोई जानवर होता है, लेकिन 90% जानवर वापस आते हैं। शिकार खाने के बाद वो पानी पीने के लिए जाते हैं, तो नियर बाई जो पानी का नियरेस्ट लोकेशन होता है उसे देख लेते हैं। रास्ते में उनको पगमार्क मिल जाते हैं, उन्हें रास्ता समझ में आता है। जो सकरा इलाका होता है वहाँ पे वो या तो पैरों वाले फंदे लगा देते हैं, पैर को जकड़ने वाला, या फिर वो गले वाला फंदा लगा देते हैं लोहे के तार का। उसमें वो फंस जाता है जानवर। उसको वो गोली से नहीं मारते हैं। गोली से मारने से गोली चलने की आवाज़ जाएगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को पता चल जाएगा और कई दिशाओं से टीमें आ जाएंगी। दूसरा, गोली मारने से उनके पैसे कम मिलते हैं, क्योंकि खाल खराब हो जाती है, खाल में छेद हो जाता है। जो उसको परचेज कर रहा है, वो पहले जो ट्रॉफी हंटर था वो तो गोली मार के मारता था, क्योंकि वो मसाला भर के उसको ठीक कर लेते थे। लेकिन आज जिसको चाहिए वो खाल पहनने के लिए चाहिए। वो सोशल स्टेटस का प्रतीक है कुछ देशों में, जहाँ पर बाघ की खाल अगर आप पहन रहे हो तो आपका एक स्टेटस हो जाता है। आपके परिवार की शादियाँ अच्छे घरानों में होने लगती है, सुंदर लड़कियों से होने लगती हैं। एक खाल है आपके घर में कि 5 है आपके। जब फेस्टिवल होता है उसमें हर मेंबर वो खाल पहन रहा है क्या, जिसके पास नहीं है वो लेपर्ड की खाल पहन रहा है, उसका स्टेटस डाउन हो जाएगा। जिसके पास खाल नहीं है उसका स्टेटस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। फिर वो अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा, ज़मीन बेचेगा, कुछ भी करेगा उस स्टेटस को पाने के लिए, वो भी खाल खरीदने की कोशिश करेगा। यही इसका दुर्भाग्यपूर्ण तरीका है कि जो इंसान उसमें नहीं करता था वो भी उसको इसलिए खरीदना पड़ता है कि वो एक तरह से उसकी इज्जत नहीं बन पाती है, दूसरों की इज्जत बन रही होती है। वो भी सोचता है मेरी शादी भी सुंदर लड़की से हो, अच्छे घराने में शादी हो, वो हो नहीं रही होती क्योंकि उसके पास टाइगर की खाल नहीं है। ऐसा होता है उन कंट्रीज़ में। इस वजह से अब ज़्यादा खतरनाक हो गया है टाइगर की ज़िंदगी पे खतरा। पहले जो ये शौकिया शिकारी करते थे उनसे तो खतरा तो उन्होंने सफाया कर दिया, लेकिन उस तरह के शिकारियों कंपैरिजन में अब बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है। और यही वजह है कि आप कभी सुनते हो किसी नेशनल, बीच में सुनने में आया था रणथंभौर नेशनल पार्क में 24 टाइगर गायब थे। बाद में 10-15 मिलने की खबर तो मैंने पढ़ ली थी अखबार में, बाकी 24 के 24 मिल गए ये मुझे खबर नहीं मिली है। तो ये कहाँ जा रहे हैं? पन्ना नेशनल पार्क के सारे टाइगर ख़त्म हो गए थे, सरिस्का टाइगर रिजर्व के सारे टाइगर ख़त्म हो गए। तो ये सब अवैध शिकार का नतीजा था। तो अवैध शिकार अभी भी बहुत ज़ोरों पे चल रहा है, सारी खबरें आपको नहीं मिल पाती हैं। तो मैं उसका सिस्टम बता रहा था कि वो गोली नहीं मारते, क्योंकि उनको खाल वहाँ भेजनी है जहाँ उसको पहना जाना है, उसको लाठी से पीट पीट के मारते हैं। बड़ी दर्दनाक मौत होने के बाद वो टाइगर मरता है। एक तरीका और है, वो जहर भी डाल देते हैं। जो उनको स्किन चाहिए तो उनको इस बात से मतलब नहीं है कि वो जहर से मर रहा है किससे, जहर डाल देते हैं। इससे रिलेटेड ये बात मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, 1 या 1.5 साल पहले अभी घटना हुई थी कि मध्य प्रदेश में एक नीलगाय मरी मिली। इसी तरीके से वो कलेक्टर्स जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी पता करने की, उन्होंने देख लिया, उन्होंने जहर ला के डाल दिया। टाइगर आया, टाइगर मर गया। उन्होंने खाल को स्किन किया, निकाला, उसको नमक वमक डाल के प्रोसेस करके, वो जिम कॉर्बेट ने तरीका बताया था अपने उसमें कि सुखा के करते हैं, वो सुखा दिया। अब उसका काम
ख़त्म हो गया। अब आया मिडिल मैन का काम। मिडिल मैन जिसे बोलते हैं कनेक्टर, वो कनेक्शन करवाता है कि भाई तुम उनकी जो भी फ़ोन से बातचीत हो गई कि ये हो गया है तो वो तुमको वहाँ डिलीवर करनी है, उसने बता दिया, पैसे वैसे दे दिए। अब वहाँ पहुँचाने का काम होता है, उसको बोलते हैं, थर्ड पर्सन को बोलते हैं ट्रांसपोर्टर। वो ट्रांसपोर्टर या ट्रक वाले ट्रांसपोर्टर या बस वाले ट्रांसपोर्टर नहीं है, वो उस स्किन को, अवैध शिकार को ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, उनका जो नाम होता है। तो उसमें कई तरीके होते हैं। एक तो वो बस ट्रक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुरियर का भी इस्तेमाल करते हैं, कई बार पार्सल बना के भेज देते हैं। कुरियर में, पार्सल में मालूम चलता नहीं है, और जो उनको बॉर्डर वाले राज्य में जहाँ से उनको पैदल क्रॉस कराना है वहाँ भेज देते हैं। तो उस केस में क्या हुआ था, ट्रांसपोर्टर थी एक महिला, और उसने अपने पेटीकोट के बदले में टाइगर की स्किन को बांधा हुआ था, और ऊपर से साड़ी बांध के वो जा रही थी। इतनी बारीकी से पुलिस को खबर लग जाए या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर लग जाए, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मुझे लगता है कि उसमें उन्हीं के लोगों में से कोई मुखबिर रहा होगा। हालांकि ये भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एंटी पोचिंग टीम और पुलिस की सक्सेस है, क्योंकि मुखबिर भी अपॉइंट वही करते हैं। ये भी शिकारियों को पकड़ने का एक तरीका है। तो कांटे से ही कांटा निकलता है। तो उसको रोक लिया गया, पकड़ा गया, तो वो सारे शिकारी मिल गए थे, पकड़े गए थे। अभी भी जो शिकारी पकड़े गए करीब 20, जो पलामू में शिकारी पकड़े गए हैं, उनमें एक महिला है, बाकी 19 जेंट्स शिकारी है। तो वो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करके स्किन को निकाल देते हैं बाहर। अब वो बॉर्डर वाले राज्य में पहुंच जाएंगे। मैं किसी भी राज्य का नाम नहीं ले रहा हूं। बॉर्डर में क्या है कि इतने घने जंगल हैं आसपास, इतना है कि हर कोने में निगाह रखना मुश्किल है। और उसमें भी जिस तरह से लोकल लोग थे, वो कलेक्टर जो कि शिकार कर रहे थे और इस स्किन और अंग निकाल रहे थे, ऐसे ही वहाँ उस बॉर्डर एरिया के लोकल लोगों का इस्तेमाल करते हैं वो लोग। बहुत सारी जगह पे ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए एक देश से दूसरे देश लोग आते हैं। उस सामान के साथ में या किसी भी तरीके से वो निकाल देते हैं। उसके बाद फिर उस कंट्री से पड़ोसी देश और उस पड़ोसी देश से दूसरे देश वो सामान पहुंच जाता है। ये है इनका नेटवर्क। वहाँ बैठा है फाइनेंसर, जो कि फाइनली एक टाइगर के लिए करोड़ों रुपए का पेमेंट करता है, जो कि स्टार्टिंग में वो हज़ारों में ही पेमेंट होता है, ऐसे टुकड़ों में पेमेंट जाते जाते, और फाइनली वो वहाँ पे चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन वालों से कर देते हैं। साइबेरिया के टाइगर भी सारे ख़त्म हो गए, 400 500 या 600 बचे हैं वाइल्ड में। वो ज़्यादातर, क्योंकि वो जो बॉर्डर है, जो वो टुंड्रा या टैगा एरिया है, साइबेरिया, पूरे साइबेरिया में नहीं मिलते टाइगर, वो चाइना से ही लगा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा खतरा है, वहाँ से भी स्मगलिंग होती है। इंडिया का नेटवर्क स्ट्रांग है, इंडिया में सख्ती ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये काम चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको अवेयरनेस से क्या फ़ायदा है, तो ये आप नोटिस रख सकते हैं, और अगर आपकी जान पहचान है तो आप फॉरेस्ट वालों को खबर दे सकते हैं कि अगर जंगल के आसपास कुछ इस तरीके से बेचने वाले। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले तो मैं एक दो बातें बताता हूँ अपनी रियल लाइफ से, कि बचपन में अवैध शिकारियों को मैंने देखा है एकदम नज़दीक से, और मेरे पापा के साथ में। मेरे फादर एसडीएम अजयगढ़ थे, तो टूर पे गए थे, और मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि मुझे उनके साथ घूमने का इतना शौक था, और उनके सारे टूर जंगल से ही होते थे, क्योंकि अजयगढ़ का ही पूरा इलाका जंगल का ही इलाका है। लेपर्ड हमारे घर के पीछे आ जाता था। तो मैं पापा के साथ गया था हुड वाली जीप में, उसमें पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार ये सब लोग थे। और वहाँ पर जो जीप थी, उस वक्त कुछ प्रॉब्लम था। हमारी जीप, जो एसडीएम की जीप थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम था, तो अलॉटेड वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में थी, जो भी प्रॉब्लम था। पापा जो गाड़ी इस्तेमाल करते थे, बीडीओ की गाड़ी इस्तेमाल करते थे, क्योंकि बीडीओ एसडीएम के अंडर में ही होते हैं। तो वो सफ़ेद रंग की गाड़ी थी, और उसमें ना तो नेम प्लेट लगी थी एसडीएम, ना ही उसमें लाल रंग की लाइट थी। उस टाइम पे लाल लाइट लगा करती थी। उससे क्या होता था कि अपराधी भी थोड़ा सा डर जाते थे, अगर हो तो भाई कि ये साहब इनसे नहीं बोलना है। तो कुछ आदमी रात को जंगल में मिले, तो पापा ने बोला कि ये कौन हो, क्या घूम रहे हो, कैसे डांटा। पीछे से किसी ने गाड़ी में बोला, मैं भी पीछे ही था हुड वाली गाड़ी में, कि साहब ये शिकारी हैं, इनके पास हथियार होंगे। तो हमारी गाड़ी में एक भी बंदूक नहीं थी, 4-5 लोग थे, ना कोई सिपाही था, ना कोई डंडा था, सिर्फ रेवेन्यू ऑफिसर्स ही थे, और ड्राइवर था। तो आपने बोला चलो यहाँ घुमाओ, चलो जाओ, ऐसे करके निकल गए, नहीं तो वो हमला कर देते।
वहाँ जंगल में ना तो उस टाइम मोबाइल होते थे ना कोई नेटवर्क होता था। आगे जाके पुलिस चौकी में पापा ने इन्फॉर्म किया, वायरलेस करवाया कि ऐसा ऐसा है। तो उसके बाद टीम गई होगी और फिर क्या कार्रवाई हुई मेरी मेमोरी में नहीं है। ये घटना हुई जब मैंने 9-10 साल, क्योंकि अजयगढ़ में थे, नहीं 9-10 साल नहीं, मैं 11-12 साल का रहूँगा। अजयगढ़ में थे तो उस टाइम पे मैंने शिकारियों को नज़दीक से रात के अंधेरे में देखा है, अवैध शिकारियों को। और एक घटना ये है, और दूसरी घटना ये है कि जब मेरे फादर विदिशा में एसडीएम थे, उस टाइम पे गाड़ी में बाकायदा लिखा था, लाल बत्ती भी लगी थी। तो मैं 2-3 घटना आपको रिलेट करके बता देता हूँ, अभी बोलते बोलते मुझे याद आती जा रही है। तो विदिशा में क्या था कि एक जड़ी बूटी बेचने वाला झोला टांग के आया और उसने मम्मी से बोला, तो वो डायबिटीज़ की दवाई वगैरह कुछ जड़ी बूटी बताती थी। तो मम्मी ने कहा कि दिखाओ, मम्मी पापा दोनों को डायबिटीज़ थी, मम्मी को है, पापा को भी थी। तो वो देखने लगी। तो उसके बाद उसने बताया कि एक मैं बहुत हिमालय से बहुत चीज़ अच्छी लाया हूँ, ये वैसी महंगी है। उसने डब्बा खोला तो उसमें सिंदूर में लिपटी हुई एक चीज़ थी। उसको बोल रहा था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, काफ़ी पुरानी बात हो गई, हथजोड़ ऐसा कुछ बोल रहा था। वो ऐसे ऐसे पंजे की आकृति टाइप की थी। तो मम्मी ने कहा कि ये तो वो लॉन में बैठे थे वहाँ बाहर। मम्मी ने कहा ये तो नहीं नहीं, क्या ये तो क्या क्या है चीज़, ये ऐसे, ये तो पंजा सा लग रहा है किसी तो वो बोला नहीं नहीं, पंजा नहीं है, ये जड़ी बूटी है, पेड़ की जड़ में मिलती है, बहुत दूर हम हिमालय में जाके लाते हैं और बहुत ये फ़ायदा करती है, इससे बहुत बरकत हो जाती है। इसको सिंदूर की डिब्बी में रख के पूजा के स्थान में रखिए, जहाँ मंदिर हो आपके घर में या पूजा का अलमारी हो वहाँ रखिए, बहुत फ़ायदा होगा। मम्मी ने कहा नहीं नहीं, ये हमें नहीं चाहिए ऐसे करके। तो बाद में वो या तो फ़ोन आ गया या पैसे लेने चली गई डायबिटीज़ की जड़ी बूटी या दवाई के लिए। मेरे कुछ दोस्त आए हुए थे, तो मैं आ रहा था, जा रहा था उधर, बाइक पे खड़े थे और मैं उनसे बातें कर रहा था। पापा इनकी एंट्री हुई, गाड़ी से आए, होमगार्ड का जवान था, उसने गेट खोला, गाड़ी अंदर आई। उसके बाद पापा उतरे, बैग लेके घर के अंदर चले गए। वो बाकी स्टाफ जो है, सामान पापा का बस्ता होता था, पानी के मयूर जग होता था, ये लेके घर के अंदर जाने लगे। जब मम्मी पैसे लेके बाहर आई तो वो आदमी लापता जो बैठा था। हुआ ये होगा कि अच्छा, किसी का भी ध्यान नहीं किया, क्योंकि लॉन में बैठा था, तो अंदर बैठा है, कुर्सी में चाय नाश्ता रखा है, पानी रखा है, तो भाई कोई भी क्या टोकने वाला है। और होमगार्ड का जवान भी अपना अंदर जा रहा है, वो बंगला ऑफिस में सामान रख रहा है। तो बाहर में दोस्तों के साथ खड़ा था, मैंने जाते हुए देखा था, तो मुझे लगा कि हो गया काम, अपना थैली लगा के वो आया तो चला गया। तो अचानक चला गया और पैसे भी लेके नहीं गया, सामान भी उसका जो है अपना लेके चला गया। तो मम्मी ने कहा क्या है, फिर पापा से बैठ के जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे घर में, तो ये आउटकम ये आया कि वो जो चीज़ थी कुछ अवैध था, और उसको जो होमगार्ड का जवान आया और गाड़ी में लाल बत्ती लगी थी, उसको लगा पुलिस आ गई है, इसलिए वो जल्दी से डर के भाग गया। उससे नहीं मालूम था कि ये किसी ऐसे अधिकारी का बंगला है या पुलिस का बंगला है, तो इसलिए वो चला गया। तो वो अवैध शिकारी ही था, ऐसा हमारा अंदाज़ा है कि वो बेच रहा था डायबिटीज़ की दवाई और इस तरह की दवाइयाँ, और साथ में ऑफ़र करता था लोगों को, निकाल के जो ले लेता था उसको बेच देता था, इस तरीके से कर रहा था। तो ये दूसरा एक्सपीरियंस था, जो शायद वो अवैध शिकार का सामान बेचने की कोशिश हुई थी। तो इस बात को आप इस बात से रिलेट करिए कि जब आपको कभी ऐसे कुछ दिखे सस्पिशियस, तो आप गूगल करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। जैसे पुलिस का नंबर तो आपको मालूम होता है, ऐसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन का नंबर भी होता है। मैं एग्जैक्टली बोल नहीं रहा हूँ, गलत नंबर हो जाएगा तो गलत नंबर आप डायल करोगे, याद तो मुझे आ रहा है। वो नंबर आप उस पर कॉल कर दें जब आपको कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे, कभी कोई नंबर प्लेट टूटी हुई गाड़ी या नंबर प्लेट में मिट्टी लगी हुई गाड़ी जंगल में चलती दिख रही है, तो भी आप कॉल कर सकते हैं। इस तरह की घटनाएं ऐसी ही होती हैं। दूसरी बात, वो जो पेटीकोट में बाघ की टाइगर की स्किन लपेट के जो लेडी जा रही थी, वो तो आम बस में गई थी, बगल वाले पैसेंजर को नहीं मालूम था। खैर वो मालूम करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन इस तरह की किसी की बोरी से, पोटली से बदबू सी आ रही है, तो आप अलर्ट हो सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। अगर आपके बगल वाले की मांस जैसी बदबू आ रही है, तो आप पुलिस को या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना दे सकते हैं। जहाँ क्या होगा, चेकिंग हो जाएगी। अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो सॉरी बोल दीजिए आप, भाई ठीक है। वो एक तरीका होता है कि अगर इस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहा है, इसी तरीके से कुरियर कंपनी में जो काम कर रहे हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि भाई कुछ बदबू सी आ रही, कुछ ऐसा आ रहा है, उन्हें भी अलर्ट रहना चाहिए कि इस तरीके से जो
आप अवेयरनेस दिखा के रोक सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर आपको लग रहा है कहीं सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है और डायरेक्टली अगर आप जाएंगे तो आपको ही खतरा हो जाएगा, क्योंकि वो हथियार से लैस होंगे, आप नहीं हो। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आप लोग 4 5 6 लोग हो, उनको ओवर पावर कर सकते हो, तो भी आपको अथॉरिटी नहीं है पकड़ने की। पुलिस या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अगर आप टाइमली खबर देते हो तो उनकी ट्रेनिंग हुई होती है, उनके साथ उनके हथियार भी होते हैं, उनके पास इक्विपमेंट भी होते हैं, वायरलेस से वो सारी जगह नाकेबंदी करा सकते हैं, जो कि आप नहीं करा सकते हो। अगर आपकी पकड़ से निकल गए, पहली बात तो आप पे ही कार्रवाई हो जाएगी, आपने पकड़ा क्यों, क्योंकि आपको अधिकार थोड़ी ना है वो। सूचना देने का अधिकार, जागरूक रहने का अधिकार आपको बिल्कुल है। अगर आप वो रहोगे तो शायद कुछ परसेंटेज रुक सकता है। सोशल मीडिया पे भी कोड वर्ड में होता है रेयर पेट, इस तरह के आप देख रहे होगे, ये सब पता चलेगा कि वो भारत में पालना अलाउड ही नहीं है, आप खरीद लेते हो। तो इस तरह की जो एक्टिविटी हो रही है, आपको डाउट होता है तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। इस तरह से जागरूक रह के शायद आप रोक सकते हैं शिकार को। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, उसने अभी जो पलामू में बहुत बड़ा जखीरा पकड़ा अवैध शिकार का, 18 से 25 नवंबर 2025 की बात है, तो 1200 ml सांप का जहर मिला, जिसकी की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब करीब 80 करोड़ के आसपास है। 16 किलो पेंगोलिन की स्केल्स, जो पेंगोलिन एक जानवर होता है, उस पर स्केल्स होती है, वो नॉर्मल जो हमारे बाल या नाखून बने होते हैं, कोई जैसे आदमी के कटे हुए बाल है वैसा ही उसका कंपोजिशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसकी मान्यता वहाँ चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में है कि इससे बहुत ज़्यादा वाइटलिटी बढ़ती है, बहुत फ़ायदा होता है। सबसे ज़्यादा बेचारा शिकार बनता है पेंगोलिन। 16 किलो स्केल्स उनके पास से मिली। बाघ की उल्टी, जब बाघ उल्टी करता है वो घास वास पे, क्योंकि बाघ उल्टी करने के पहले यानी टाइगर उल्टी करने के पहले घास खाता है, जैसे कुत्ते। ये भी कार्निवोरस जानवरों का जब पेट खराब होता है तो वो घास खाते हैं। इवन 1 2 वीडियो भी नेट पे है कि घास खा रहा है बाघ। तो उसमें जिनको नहीं पता वो क्या लगता है कि आजकल ट्रेंड चेंज हो गया, बाघ भी शाकाहारी बन रहे हैं, देखो घास खा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हर टाइगर घास खाता है जब उसका हाजमा खराब होता है, और उससे जब खाता है उसको अंदर जाके वॉमिट आती है और फिर वो उल्टी करता है। तो वो उल्टी में घास भी होती है और घास के ऊपर ही पड़ी होती है, अलग से ही पहचान में आ जाती है, और उसमें मांस के टुकड़े भी होते हैं। वो उल्टी को स्टोर करके सुखा के रखा हुआ था। ऐसे ही भालू की उल्टी को बेयर ब्रेड बोलते हैं। वो बहुत सारे लोग चुराने भालू की गुफाओं में जाते हैं, उसको भी तंत्र मंत्र की क्रियाओं में इस्तेमाल किया जाता है और दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है। भालू ज़्यादातर शाकाहारी होता है, ओमनिवोरस होता है, लेकिन ज़्यादातर नॉर्मल डेज में वो शाकाहारी होता है। शहद, फल फूल, इस दीमक, ये चीज़ें खाता है। तो जो उसकी उल्टी होती है वो बदबू नहीं मारती उतनी ज़्यादा। अपने बच्चों को खिलाने के लिए वो जाता है, उल्टी कर देता है, बच्चे खा लेते हैं। कई बार वो ज़्यादा उल्टी कर देता है, बच्चे उतने नहीं खाते, तो वो ठोस रूप में एक जम जाती है, वो जाके लोग चुरा लाते हैं और उसको खाते हैं और तंत्र मंत्र में इस्तेमाल करते हैं। और उसका भी पर्पज़ यही है कि वाइटलिटी बढ़ेगी, ये भालू की उल्टी ये खाओगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। सब बकवास बात है। इसी के चलते दोस्तों, आपने सुना होगा एक जानवर होता था जो कि गिरगिट की तरह जानवर होता था, सांडा। अब उसका एक्चुअल नेम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बचपन में बहुत देखा है। तो स्कूल जाते थे तो सरसों के तेल में, ऐसे किसी तेल में उबलते हुए सांडे पड़े होते थे किनारे, हम लोग भीड़ लगा के देखा करते थे, और वो दवाइयाँ बेचने वाले उसका तेल बेचा करते थे। बहुत सारे लोग अंधविश्वास में आके खरीदते थे, और उसके चलते, और क्या उसकी गलती, उसको भी वाइटलिटी के लिए बेचते थे कि इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप ताकतवर हो जाएंगे। और क्यों ऐसी मान्यता थी कि एक सांडा, वो जो मेल होता था, कई फीमेल के साथ रहता था। इसी तरीके से, हाँ, इनके साथ जो अभी पलामू में पकड़ा गया, उसमें मोर के पंजे पकड़े गए। मोर के बारे में भी यही है, क्योंकि वो डांस करता है मोर, उसके साथ अट्रैक्ट हो जाती हैं 6 7 8 फीमेल आती हैं उसके पास। तो ये होता है जी, इससे भी वाइटलिटी में मोर के पंजे बहुत फ़ायदा करते हैं। तो जो भालू की जो बेयर ब्रेड बोलते हैं, उसको लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि इससे ताकत और प्रोटीन, क्योंकि भालू इस तरह की चीज़ें ही खाता है और अच्छा हेल्दी होता है। लेकिन जो पैठानी गए थे हम, पैठानी में भालू गाय मार के और बैल मार के खा रहा था, तो उसकी वॉमिट में बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। तो लोकल गांव वालों ने मुझे बताया था कि वो जब उन्होंने भालू की गुफाएं ढूंढ ली थी, वो ऐसे ही ढूंढी थी कि वहाँ से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। फिर गए तो गुफा मिली, कई लोग हिम्मत करके अंदर गए तो वहाँ बहुत सारी उल्टी पड़ी हुई थी भालू की, भालू नहीं था। तो उसका मैटर तो मैंने बताया था कि अभी भी भालू पकड़ा नहीं गया है।
लेकिन यहाँ पे मैं बात बता रहा हूँ कि जो अवैध शिकार का सामान मिला उसमें टाइगर की उल्टी भी मिली, रेड सैंड बोआ मिला, सांप, साथ में 3 देसी बंदूकें मिली। अब ये सांप का जहर वगैरह ये सब तरह तरह की दवाओं में और तरह तरह के इसमें इस्तेमाल होता है। बाहर की कंट्रीज़ में, इंडिया में बेचा जाता है। इसका एक पूरा रैकेट काम करता है दोस्तों। और जो पहले पलामू टाइगर रिजर्व है, पहले बीच में ये था कि टाइगर है नहीं वहाँ पे। अब टाइगर दोबारा फल फूल रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि वहीं पे जखीरा पकड़ा गया है, तो इसका मतलब ये वहीं पर एक्टिव थे। पहले आपने सुना होगा कि सरगुजा के महाराजा साहब थे या कोरिया के महाराजा साहब थे, जिन्होंने आखिरी चीते मारे थे, 3 चीते मारे थे 1948 के आसपास। तो उनके कई दस्तावेज में लिखा है, कई रिकॉर्ड्स में एंट्री है कि उन्होंने 1100 टाइगर मारे थे। 80 टाइगर पलामू में मारे थे उन्होंने, क्योंकि छत्तीसगढ़ और झारखंड लगता हुआ है, तो उस टाइम पर पलामू उनके राज्य, उनकी रियासत के अंदर आता था। तो 80 वहाँ इतनी वाइल्ड लाइफ फलती फूलती थी, लेकिन बाद में इतने पोचर्स आ गए, इतने हंटर्स आ गए, फिर नक्सलाइट्स आ गए। नक्सलाइट्स के चलते ये जो पोचर्स है उनकी डील अलग लेवल पे हो गई। 60-70% एरिया ऐसा था जहाँ पे ना पुलिस जा सकती थी, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जा सकते थे, कब्जा उनका था, कोई रोक टोक नहीं थी। अब नक्सलाइट्स का खात्मा हो रहा है, वापस कंट्रोल आ रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोगों का, पोचर्स पुलिस का, तो पोचर्स भी पकड़े जा रहे हैं। जिन देशों में सबसे ज़्यादा पोचिंग होती है उनमें भारत है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई पाकिस्तान क्यों नहीं है, बांग्लादेश क्यों नहीं है, नेपाल क्यों नहीं है, दूसरे देश क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरे देशों में वाइल्ड लाइफ उतनी है ही नहीं। भारत में वाइल्ड लाइफ फलती फूलती, अफ्रीका से भी क्वांटिटी में अफ्रीका में ज़्यादा है वाइल्ड लाइफ जानवरों की संख्या के लिए, क्योंकि अफ्रीका है भी बड़ा। भारत अगर आप मैप में देखोगे छोटा है, लेकिन वैरायटी में भारत में ज़्यादा वैरायटी है वाइल्ड लाइफ की। ओपन फॉरेस्ट में लायन भी है, टाइगर भी है, लेपर्ड भी है, उनके पास नहीं है। साउथ अमेरिका में जगुआर है, वहाँ नहीं है, तो जगुआर दोनों जगह नहीं है। तो पाकिस्तान में वाइल्ड लेपर्ड वगैरह है, तो बाकी है, लेकिन वाइल्ड लाइफ बहुत कम है, तो पोचिंग कहाँ से होगी? टाइगर है ही नहीं जिसकी पोचिंग हो रही है। बांग्लादेश में सुंदरबन में टाइगर है, लेकिन बाकी जगह नहीं है। इंडिया में सुंदरबन में भी है और बाकी जगह भी है। तो वाइल्ड लाइफ की उपलब्धता उतनी नहीं है, वहाँ भी पोचिंग होती है, ज़्यादा इंडिया में इसलिए होती है कि यहाँ वाइल्ड लाइफ ज़्यादा है। अब इसमें अवेयरनेस अगर आप फैलाते हैं दोनों लेवल पे, यहाँ पे इंडिया में भी जहाँ पे आप समझा सकते हैं, और जहाँ पे, तो सबसे पहले तो वो कलेक्टर्स जो कि गांव के आसपास रहने वाले लोग हैं, जो उसमें इन्वॉल्व हैं, उन्हें मालूम कराना कि कितना बड़ा क्राइम है। एक बार अगर पकड़े गए तो 3 से 7 साल की सज़ा है, दोबारा पकड़े गए तो 10 साल की सज़ा है। वाइल्ड लाइफ एक्ट है जो 1972 का, और उसमें अलग अलग हर जानवर के मारने में सज़ा है, तो थोड़ी ज़्यादा थोड़ी कम है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 इस तरीके से है कि उनको बताया जाए कि भाई जो तुम हज़ारों रुपए के लिए काम कर रहे हो अपने परिवार को चलाने के लिए, तुम्हारा पूरा परिवार खाएगा कैसे जब तुम जेल चले जाओगे? आज नहीं तो कल तो पकड़े ही जाओगे। ये यहाँ पे इस लेवल पे जो अवेयरनेस तो है, लेकिन अगर ये अवेयरनेस उन कंट्रीज़ में जहाँ डिमांड है किसी तरीके से पहुँच जाए, तो ये हमेशा के लिए चेन ख़त्म हो जाएगी। जैसे आज हंटिंग ख़त्म ही है, ट्रॉफी हंटिंग तो एकदम ख़त्म है। कोई टाइगर को मारे और उसको अपने ड्राइंग रूम में सजाए, ये 100% 0% है। मारेगा तो पोचिंग के लिए मारेगा, अपने ड्राइंग रूम में कौन रखेगा? पकड़ जाएगा तो वो जेल जाएगा। तो पहले जिस पे शान का प्रतीक समझते थे, आज उसको अगर किसी के पास पुराने ज़माने की है तो छुपाता होगा। लेकिन अगर उन कंट्रीज़ में अवेयरनेस फैला दी जाए कि एक बार अगर आप टाइगर की हड्डी को सोने से महंगा आप खरीद रहे हो, एक बार आप उसका कंपोजिशन तो देख लो कि जो डियर की हड्डी है और उसकी हड्डी में कितने का फ़र्क है। 10% का भी फ़र्क नहीं होगा। अगर कैल्शियम फॉस्फेट टाइगर में 70% के आसपास है, तो 60% के आसपास डियर में भी है। और प्रोटीन्स हैं, बाकी पानी है, तो वो परसेंटेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बाकी कुछ नहीं। तो जब थोड़ा सा साइंस, क्योंकि जो कंट्रीज़ आज वो खरीद रहे हैं वो भी बड़े डेवलप कंट्रीज़ हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ऐसे नहीं है। लेकिन अगर उनको ये बात पॉइंट वाइज समझाई जा सके किसी भी तरीके से, मुझे नहीं मालूम कैसे समझाई जा सकती है, तो उन्हें समझ में आएगा। डिमांड ख़त्म हो जाएगी तो ये सारा नेक्सस ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप 4 आदमी को समझाओगे कि तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो, तुम मत जाओ, 4 और नए पैदा हो जाएंगे जब उनको पैसे का ऑफर दिया जाएगा। लेकिन जहाँ से डिमांड ही ख़त्म हो जाएगी,
या किसी तरह से बॉर्डर सील करने, फ्लाइट से भी करने की कोशिश होती है। दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, जितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, क्या वहाँ पे सीज नहीं होता? कितनी बार आप खबर पढ़ो तो वहाँ पे तो इसका मतलब कई बार निकल भी जाता होगा। तो ये तो हर हवाई यात्रा से, जंगल पैदल यात्रा से कैसे भी निकाला जाता है। मेन चीज़ है किसी तरीके से जहाँ से डिमांड आ रही है, जो जिन कंट्रीज़ में खाल को उसका प्रतीक मान के पहन रहे हैं, जैसे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल था नागालैंड में, पहले उसको मारा जाता था हॉर्नबिल का, और उसका जो ऊपर जो मुकुट सा होता है, कैस्क बोलते हैं शायद उसको लगाया जाता था और उसकी चोंच लगाई जाती थी। लेकिन जब उनको समझाया गया कि ये तुम ख़त्म कर दोगे तो बचेगा क्या, तुम्हारा फेस्टिवल कैसे बचेगा, तो उनको समझ में आया। आज वही लोग उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। और जब सबको समझा दिया गया तो अब वो फाइबर के बनवा के उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जो चोंच और वो जो मुकुट होता है, कैस्क, वो फाइबर का बना हुआ है। और वो जो, क्योंकि बड़े आराम से पकड़ में आता था, हॉर्नबिल क्या था कि वो अभी भी अपने अंडे देने के लिए अपनी फीमेल को कोटर में छुपा देता है, उसको गोंद से, मिट्टी से कवर कर देता है। चोंच निकालने जितनी जगह छोड़ता है वो खुद लाके डबल मेहनत करता है, फीड करता है। वो फीमेल नखरे भी दिखाती है कि ये पसंद नहीं, छोड़ देती है, फिर वो दूसरा लेके आता है जो उसको पसंद होता है। फीमेल वहाँ रहती है और वो फिर बाद में उड़ जाते हैं। तो जब बार बार, और इतना बड़ा 6-7 फीट का उसका पंखों का दायरा है ग्रेट हॉर्नबिल का, वो जब उड़ के जाता है तो दिख जाता है कहाँ जा रहा है। तो वो आराम से पहुंच जाते थे और वहाँ पे उनको फीमेल मिल जाती थी, वहीं पे बैठते थे तो मेल भी मिलता था, बार बार खाना खिलाते हुए पकड़ में आ जाता था, मरता था। लेकिन जब समझाया गया, जब कोशिश की गई, तो उसके सटीक परिणाम आए और उन्होंने मारना बंद कर दिया। अब वो उसको बचाते हैं। इस तरीके से अगर किसी तरीके से उन कंट्रीज में जहाँ वो पहन रहे हैं खाल की, भाई तुम उसकी कुछ हीरे मोती जड़वा लो उसमें, सोशल स्टेटस तो उससे बन जाएगा ना। क्योंकि उतने ही पैसे तो खर्च कर रहे हो, करोड़ों रुपए उसके बाघ की खाल लाने के लिए, तो तुम बाघ की खाल ऐसे कपड़े की बनवा के उसमें हीरे मोती, असली हीरे जड़वा लो, स्टेटस बन जाएगा। जो दवाई वाले हैं उनको बता दो कि भाई तुमको अगर हड्डी ही डालनी है तो तुम दूसरे की डाल दो, जो मरे हुए जानवर मिलते हैं इधर, या कोई भी जानवर, नॉनवेज तो हर कंट्री में चलता है, कंपोजिशन वही है, 19-20 का फ़र्क है। अगर ये बात उन तक पहुंचाई जाए, उनकी तरफ से डिमांड आनी बंद हो जाए, सप्लाई अपने आप बंद हो जाएगी। क्योंकि जब कोई पैसे नहीं देगा तो कोई इतना बड़ा खतरा भी नहीं लेगा। तो ये है दोस्तों पोचिंग, ये बहुत बड़ी सफलता मिली है WCCB को, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को। उम्मीद है इस तरह से कुछ बड़े बड़े नेटवर्क पकड़े जाएंगे तो शायद पोचिंग में कमी आएगी, क्योंकि पोचिंग अभी धड़ल्ले से चल रही है। बीच में अभी आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में टाइगर मिला, उसके पंजे कटे हुए थे। तो वो इंटरनेशनल पोचर्स का काम नहीं था, वो इंडिया के पोचर्स के, जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ अवेयरनेस फैलाई है। क्योंकि अगर इंटरनेशनल पोचर का होता तो सिर्फ वो नाखून क्यों काटते, दांत भी लेके जाते, स्किन भी लेके जाते, उसकी हड्डियाँ भी लेके जाते, वो सब उनको करोड़ों रुपए मिलते। ये अंधविश्वास जो तांत्रिक फैला देते हैं कि भाई तुम टाइगर का नाखून ले आओ तो तुम्हारी ये इच्छा, वशीकरण, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। जैसे कि एक और किसी एक आध साल पहले किसी में हुआ था कहीं पे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा जिले का, कि कुछ लोग पकड़े गए थे, और जब पकड़े गए थे तो उनको मालूम चला कि एक तांत्रिक ने उनसे बोला था कि उन सबकी बीवियां उनके कंट्रोल में नहीं थी। तांत्रिक ने बोला था कि तुम टाइगर का नाखून ले आओगे और ये पूजा करोगे तो तुम टाइगर का नाखून ले आओगे तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी। तो वो जंगल में घूम रहे थे, टेरिटरी फाइट में एक टाइगर मरा हुआ पड़ा मिल गया, तो उन्होंने उसके पंजे काट लिए, चले गए, और उसको दफना भी दिया था, गाड़ भी दिया था। लेकिन उसकी भी मुखबिरी के थ्रू पकड़ में आ गया था कि जब वो पंजे लगे गए तो किसी ने खबर दे दी फॉरेस्ट को कि ऐसे ऐसे गए हैं। फिर उनको पकड़ा गया तो उन्होंने नहीं बताया कि हमने यहाँ गाड़ा था, लेकिन बोले साहब हमने मारा नहीं था, मरा हुआ मिला था। तो वो इंटरनेशनल पोचर्स से कनेक्टेड नहीं थे, ये अंधविश्वास था। इंडिया के अंदर भी अंधविश्वास है टाइगर से रिलेटेड, कि टाइगर का मूंछ का बाल ले आओ तो घर में रखोगे तो ये होगा, टाइगर की पूंछ का बाल ले आओ, टाइगर का दांत ले आओ। तो ये अंधविश्वास अगर धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाए, कि आप प्रैक्टिकली सोचो कैसे ये संभव है। अगर अभी आप नीम की, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, नीम का अगर फ़ायदा होता है तो नीम के अंदर जो तत्व है उससे फ़ायदा होता है। तो अगर टाइगर की हड्डी से फ़ायदा हो रहा है तो उसके अंदर जो तत्व है उससे फ़ायदा हो रहा है ना, वही तत्व सांबर डियर की हड्डी में भी है। इसका ये मतलब नहीं कि सांबर को मार दिया जाए, मैं बता रहा हूँ बात। वो अगर भैंस का जो इधर जो काटे जाते हैं जानवर, उनकी देखोगे उनकी हड्डियों में भी मिल जाएगा मेरे ख्याल से वही, अगर आपको हड्डियाँ ही डालनी है उसमें।
तो इस तरह से अगर अंधविश्वास को ख़त्म किया जाए, इस तरीके से मैंने बताया कि किस तरह से आसपास के लोग हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं, अगर उन्हें अवेयर किया जाए तो पोचिंग की समस्या का निराकरण हो सकता है। बहुत बड़ी समस्या है, एक आदमी के, 2 आदमी के, 10 आदमी करने से नहीं होगी, बहुत बड़े लेवल पे करने से होगी, लेकिन बड़ी बड़ी समस्याओं का अंत हुआ है, शायद इसका भी हो जाएगा अगर हम और आप कोशिश करेंगे तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ पॉडकास्ट को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।